नमस्कार। आज हम मशीन लर्निंग की एक बहुत ही दिलचस्प दुनिया में झांक रहे हैं। हाँ बिल्कुल। रीइंफोर्समेंट लर्निंग यानी आरएल के जो खास मॉडल्स हैं उन पे बात करेंगे। हमारे पास असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख है, मशीन लर्निंग के सुदृढ़ीकरण मॉडल। एक परिचय। जी, तो देखते हैं कि ये मशीनें अपने अनुभव से सीखकर बेहतर फैसले लेना कैसे सीखती हैं। बिल्कुल, ये पूरा खेल ही सीखने का है असल में। सिस्टम अपने आसपास के माहौल से मतलब इंटरैक्ट करता है, कुछ एक्शन लेता है और फिर देखता है नतीजा क्या मिला, इनाम मिला या सजा। हम्म। और लक्ष्य यही होता है कि इनाम को बस बढ़ाते जाना है। अच्छा। लेकिन इसमें एक मजेदार चुनौती हमेशा रहती है कि नई चीजें आजमाएं, जिसे एक्सप्लोरेशन कहते हैं। हाँ या फिर जो पहले से पता है उसी का फायदा उठाएं, एक्सप्लॉयटेशन। हाँ, ये एक्सप्लोरेशन वर्सेस एक्सप्लॉयटेशन वाली दुविधा तो है। बिल्कुल, इसी बैलेंस को साधने के लिए ही ये अलग-अलग तरीके ये मॉडल्स बने हैं। चलिए, तो फिर सबसे जाने माने मॉडल से शुरू करते हैं, क्यू लर्निंग। लेख में लिखा है ये मॉडल फ्री है। इसका क्या मतलब हुआ? सही। मॉडल फ्री मतलब देखिए, इसे माहौल का पूरा नक्शा या मॉडल समझने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा। ये बस हर स्टेट यानी स्थिति में हर एक्शन यानी क्रिया के लिए एक अंदाजा लगाता है कि भाई आगे चलकर कितना इनाम मिल सकता है। ओके। इसे क्यू वैल्यू कहते हैं और ये सारी वैल्यूज एक टेबल में रखी जाती हैं, जिसे क्यू टेबल कहते हैं। एक टेबल, ठीक है। और इसकी एक और खास बात है कि ये ऑफ पॉलिसी है। ऑफ पॉलिसी। हाँ, मतलब ये सीखते समय हमेशा सबसे बढ़िया चालें कौन सी हो सकती हैं उनका मूल्यांकन करता रहता है। भले ही उस वक्त एजेंट मतलब हमारा सिस्टम शायद उतनी अच्छी चालें न चल रहा हो, वो फिर भी बेस्ट पॉसिबल तरीका सीखता है। अच्छा, तो ये सीखते वक्त भी सबसे अच्छी चाल की तलाश में रहता है, चाहे वो खुद उसे इस्तेमाल ना कर रहा हो उस पल। जी हाँ। लेकिन अगर बहुत सारी स्थितियां हों और हर स्थिति में कई सारी क्रियाएं हों, तब तो वो क्यू टेबल बहुत ही बड़ा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, यही क्यू लर्निंग की एक बड़ी सीमा है। जब स्टेट्स और एक्शन बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो वो टेबल संभालना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मेमोरी और कंप्यूटेशन दोनों लगेंगे। सही कहा। और यहीं पर इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए डीप क्यू नेटवर्क्स यानी DQN आते हैं। डीप क्यू नेटवर्क्स, हाँ, इसका जिक्र था। DQN क्या करता है, वो उस विशाल क्यू टेबल की जगह एक डीप न्यूरल नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। ओह। ये नेटवर्क सीधे स्टेट को इनपुट की तरह लेता है और आउटपुट में हर संभव एक्शन के लिए क्यू वैल्यूज का अंदाजा बता देता है। वाह, मतलब न्यूरल नेटवर्क ने वो टेबल वाली पूरी झंझट ही खत्म कर दी। ये तो बहुत बड़ा सुधार लगता है। हाँ, ये बहुत बड़ा कदम था। इससे आरएल बहुत बड़े और जटिल माहौल जैसे वीडियो गेम्स वगैरह में काम करने लायक बन गया। लेख में एक्सपीरियंस रिप्ले और टारगेट नेटवर्क्स का भी जिक्र था। वो क्या चीज है? हाँ, वो DQN को और बेहतर और स्थिर बनाने की टेक्निक्स हैं। देखिए, एक्सपीरियंस रिप्ले में क्या होता है कि एजेंट अपने पुराने अनुभवों को एक मेमोरी में स्टोर करता है हम्म। और फिर ट्रेनिंग के लिए उनमें से रैंडमली चुनकर सीखता है। इससे एक फायदा ये होता है कि अनुभव एक क्रम में नहीं आते, जिससे न्यूरल नेटवर्क बेहतर सीख पाता है। अच्छा, अनुभवों को फेंट कर सीखना एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। और टारगेट नेटवर्क्स जो हैं, वो ट्रेनिंग के दौरान क्यू वैल्यू के टारगेट को थोड़ा स्थिर रखते हैं, जिससे पूरी सीखने की प्रक्रिया हिलती नहीं, स्टेबल रहती है। समझ गई। और इन्हीं वजहों से DQN ने अटारी गेम्स में इंसानों को भी हरा गया था। जी हाँ, बिल्कुल। वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी AI के लिए। कमाल है। अच्छा, अब अगले मॉडल पर आते हैं, सारसा। इसका नाम ही बड़ा अजीब है, स्टेट एक्शन रिवॉर्ड स्टेट एक्शन। ये क्यू लर्निंग से कैसे अलग है? हाँ, इसका नाम इसके काम करने के तरीके से ही आया है। मुख्य फर्क ये है कि सारसा ऑन पॉलिसी है। ऑन पॉलिसी मतलब ये उसी पॉलिसी या रणनीति के हिसाब से क्यू वैल्यूज को अपडेट करता है, जिसे एजेंट उस वक्त असल में फॉलो कर रहा है। ये क्यू लर्निंग की तरह ये नहीं सोचता कि अगर मैं सबसे अच्छी चाल चलता तो क्या होता। अच्छा। ये देखता है कि मैंने ये स्टेट S में ये एक्शन A लिया, मुझे ये रिवॉर्ड R मिला, मैं इस नई स्टेट S पे पहुंचा और अब इस नई स्टेट में अपनी मौजूदा पॉलिसी के हिसाब से मैं अगला एक्शन A- ये वाला लूंगा। फिर वो पहली वाली स्टेट एक्शन जोड़ी SA की वैल्यू अपडेट करता है। तो ये ज्यादा यथार्थवादी है, मतलब जो सच में हो रहा है उसी से सीख रहा है। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये मौजूदा पॉलिसी के असल नतीजों पर फोकस करता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उन सिचुएशन में बेहतर हो सकता है जहां गलतियों से बचना ज्यादा जरूरी है, जैसे लेख में इशारा था? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये असल में जो एक्शन लिया जा रहा है उसके नतीजों को देख रहा है, तो ये थोड़ा ज्यादा सतर्क या कंजर्वेटिव हो सकता है। जहां हर कदम पर जोखिम हो, जैसे मान लीजिए रोबोटिक्स में कोई नाजुक काम है, हाँ। वहां ये फायदेमंद हो सकता है।
हालांकि ये क्यू लर्निंग की तुलना में शायद थोड़ा धीमा सीखें। ठीक है, समझ गई। क्यू लर्निंग ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, सारसा ज्यादा रियलिस्टिक। हाँ, मोटे तौर पर कह सकते हैं। और आखिर में है पॉलिसी ग्रेडियंट मेथड्स। इनके बारे में लेख कहता है कि ये वैल्यू के बजाय सीधे पॉलिसी यानी फैसले लेने की रणनीति ही सीखते हैं। एकदम सही, ये बाकी मेथड से काफी अलग हैं। क्यू लर्निंग और सारसा पहले वैल्यू सीखते हैं कि किस एक्शन से कितना फायदा होगा, और फिर उस वैल्यू के आधार पर पॉलिसी बनाते हैं। हाँ। पॉलिसी ग्रेडियंट तरीके सीधे पॉलिसी पर ही काम करते हैं, मतलब वो सीधे पॉलिसी के पैरामीटर्स को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि कुल मिलाकर मिलने वाला इनाम ज्यादा से ज्यादा हो। अच्छा, तो ये सीधे रणनीति को ही सुधारते जाते हैं। जी, और इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि ये कंटिन्यूअस एक्शंस वाले माहौल में बहुत अच्छा काम करते हैं। कंटिन्यूअस एक्शंस जैसे रोबोट का हाथ कितना घुमाना है डिग्री में, या गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील कितना मोड़ना है, या हाँ या ना, या कुछ गिने चुने ऑप्शन नहीं है। एक्शन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है एक रेंज में। ओह हाँ, वहाँ क्यू टेबल या DQN से वैल्यू निकालना मुश्किल होगा शायद। मुश्किल हो सकता है, या बहुत ज्यादा एक्शन बन जाएंगे। पॉलिसी ग्रेडियंट यहाँ ज्यादा नेचुरल फिट है, इसीलिए रोबोटिक्स और कंट्रोल टास्क में इनका काफी इस्तेमाल होता है। तो ये सारे अलग अलग मॉडल सिर्फ थ्योरी की बातें नहीं है, इनका असली दुनिया में इस्तेमाल हो रहा है। अरे बिल्कुल, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं है। आप देखिए, सेल्फ ड्राइविंग कारों में इनका इस्तेमाल हो रहा है। हाँ। रोबोट को कंट्रोल करने में, चाहे वो फैक्ट्री में हो या कहीं और। गेम्स खेलने वाली AI तो है ही, जैसे अल्फागो। यहाँ तक कि फाइनेंशियल मॉडलिंग में, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव समझने में, और जो हमें ऑनलाइन चीजें रेकमेंड की जाती हैं। अच्छा, रिकमेंडेशन सिस्टम्स में भी। हाँ, वहाँ भी RL का इस्तेमाल हो सकता है, ये सीखने के लिए कि किस यूजर को क्या दिखाने से ज्यादा एंगेजमेंट मिलेगा। हाँ। तो ये तकनीकें हमारे चारों तरफ हैं कहीं ना कहीं। ये तो वाकई में काफी फैला हुआ है, और हर मॉडल की अपनी जगह है। बिल्कुल, कौन सा मॉडल कहाँ फिट बैठता है ये उस खास काम की जरूरत पर निर्भर करता है। जैसे DQN शायद गेमिंग के लिए बहुत अच्छा हो, सारसा किसी सुरक्षित रोबोटिक काम के लिए बेहतर हो सकता है, और पॉलिसी ग्रेडियंट किसी जटिल कंट्रोल टास्क के लिए जहां कंटिन्यूअस एक्शंस हों। तो चलिए एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमने देखा क्यू लर्निंग, जो एक तरह से बुनियादी है, ऑफ पॉलिसी तरीका है जी। फिर आया DQN, जिसने न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करके बड़े माहौल को संभालना मुमकिन बनाया। हाँ, स्केलेबल बनाया। फिर सारसा, जो ऑन पॉलिसी है, मतलब मौजूदा रणनीति पर ज्यादा ध्यान देता है, थोड़ा सेफ। सही। और आखिर में पॉलिसी ग्रेडियंट, जो सीधे पॉलिसी ही सीखता है और कंटिन्यूअस एक्शंस के लिए बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, ये सब तरीके AI को अपने आप अनुभव से फैसले लेना सिखाने में बहुत अहम पड़ाव हैं। और ये फील्ड तो अभी भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोज नई चीजें आ रही हैं, नई बेहतरियां हो रही हैं। हाँ, ये तो है। और ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि जैसे जैसे ये सिस्टम और ज्यादा बुद्धिमान और ज्यादा काबिल होते जाएंगे, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में इनकी जगह, इनकी भूमिका कैसे बदलेगी। हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा विचार है जिस पर हमें शायद आगे और सोचना चाहिए।